हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में कुछ सीखने जा रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज परिणाम भी बताती हैं, जैसे कोई काम हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ। शी स्पीक्स सो फास्ट, मतलब वो इतना तेज़ बोलती है तो उसका परिणाम क्या होता है, दैट नो बडी कैन अंडरस्टैंड हर, कि कोई उसको समझ ही नहीं सकता है। तो ये एडवर्ब क्लॉज है, दैट नो बडी कैन अंडरस्टैंड हर, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। द डेस्टिनेशन इज़ सो फार, मतलब जो मंजिल है वो इतनी ज़्यादा दूर है, तो उसका परिणाम क्या है, दैट वी कांट रीच देयर इन वन डे, कि हम वहाँ एक दिन में नहीं पहुँच सकते हैं। ये एडवर्ब क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज कंपैरिजन में भी यूज़ होती है। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन वी थॉट, मतलब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है किससे, दैन वी थॉट। तो दैन के बाद जो क्लॉज है वो एडवर्ब क्लॉज है। द ट्रेन इज़ नॉट सो लेट, ट्रेन उतनी लेट नहीं है एज, जितना वॉज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर ये एज सब्जेक्ट है, जितना उम्मीद की गई थी, तो एज वॉज एक्सपेक्टेड जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। शी इज़ क्लेवरर, वो ज़्यादा चतुर है, दैन यू। नॉर्मली जो हम सेंटेंसेस देखते हैं वो यू पर जाकर ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस यू के बाद ये वर्ब छिपा हुआ है कि दैन यू आर, यानी यू आर क्लेवर बट शी इज़ क्लेवरर दैन यू। अगर हमें पेपर में जैसे लिखना आए कि प्रिंसिपल क्लॉज लिखिए, तो हम लिखेंगे दैन यू आर, को हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। शी प्लेज बेटर, वो ज़्यादा अच्छा खेलती है, दैन यू मीन्स दैन यू प्ले, लेकिन हमको प्ले नहीं लिखना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, वो भी ब्रैकेट में। दैन यू डू, यानी जितना तुम खेलते हो अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा वो खेलती है। उसके बाद है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, यानी काम किस ढंग से किया गया। डू, करो, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें कि हम सामने वाले से कुछ बोल रहे हैं करने के लिए। तो करो, कैसे करो, एज़ यू प्लीज़, जैसे आपको खुशी मिलती हो। तो ये एज़ यू प्लीज़ जो है ये एडवर्ब क्लॉज है। ही टॉक्स, वो बात करता है, कैसे, एज इफ़, मानो ही वर द बॉस, कि मानो वो बॉस हो। ये एज इफ़ के बाद पास्ट टेंस तब लगाया जाता है जब हमें मालूम है कि ये बात रियल बिल्कुल भी नहीं है, तो पास्ट टेंस। लेकिन अगर एज इफ़ के बाद वाली बात के रियल होने की कुछ संभावना हो, जैसे हम कहते हैं ही टॉक्स एज इफ़ ही इज़ वेरी टायर्ड, तो ये बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है कि वो मानो बहुत थका हुआ है। लेकिन ये बात तो हम जानते हैं, अगर हम जानते हैं कि वो बॉस नहीं है लेकिन वो बातें ऐसे करता है जैसे बॉस हो, तो हम पास्ट टेंस लगाएंगे और इसमें वर ही लगाते हैं, ही के साथ वर, वॉज भी लगा सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम किसी ऐसी चीज़ की बात करें जो पॉसिबल ही नहीं है या जो सच ही नहीं है, तो वी यूज़ वर। सो एज इफ़ ही वर द बॉस, मानो कि वो बॉस हो। लास्ट जो एडवर्ब क्लॉज है वो है सपोजिशन, यानी जिसमें कि हम सपोज करते हैं, कल्पना करते हैं, या एक मानी हुई बात होती है कि लाइक जैसे ऑल्दो इट रेन्ड, हालांकि बारिश हुई, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। यानी एक सपोजिशन मतलब एक मानी हुई बात ये है, जो कल्पना में ये आता है कि अगर बारिश हुई तो लोग अपना काम टाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास, यानी जो कंट्रास्ट वाली क्लॉजेज होती हैं, सेंटेंसेस होते हैं, वो भी एडवर्ब क्लॉज होती है कि हम स्कूल गए हालांकि बारिश हुई। तो ऐसा सपोज कर लिया जाता है कि जैसे बहुत भारी बारिश हुई तो ठीक है, काम को छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन हम फिर भी गए। इवन इफ़ आई न्यू हिम, अगर मैं उसे जानता भी होता, सपोज किया जा रहा है कि मान लो अगर मैं उसे जानता भी होता, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है। मैंने कंडीशनल्स पर भी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आई वुड नॉट मेक सच अ डिसलॉयल पर्सन माई फ्रेंड, मैं ऐसे डिसलॉयल पर्सन को, यानी जो वफ़ादार नहीं है, मैं ऐसे इंसान को अपना दोस्त कभी भी ना बनाऊं। अगर मैं उसे जानता भी हूँ, सपोज कर रहा है, मान लो अगर मैं उसे जानता भी हूँ तो मैं उसे अपना दोस्त कभी भी ना मानूं। तो ये हमारी एडवर्ब क्लॉज के सारे रूल्स हो गए, ख़त्म हो गई। आज मैं आपको सारी क्लॉजेज़ को रीकैप रिवाइज कर रही हूँ और साथ में आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बता रही हूँ, क्योंकि उनका रिलेशन भी क्लॉजेज़ से ही है। इसमें फाइंड आउट एरर्स मैंने लिखा है, लेकिन इसमें एरर्स नहीं है, इसमें मैं सारा आपको रिवाइज करके बता रही हूँ।
द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू abolish ऑल द evil practices prevailing in the society। जो सरकार है वो चाहती है ख़त्म करना, ये बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आता है, सारी इविल प्रैक्टिसेस यानी बुरे जो भी काम होते हैं, प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, समाज में प्रचलित सारे बुरे कामों को सरकार ख़त्म करना चाहती है। ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब, जिसको कि हम टेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, उसके बाद भले ही जितने मर्जी वर्ब हों, जितना लंबा मर्जी सेंटेंस हो, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है और वर्ब एक ही है, जिससे कि टेंस पहचाना जा सके, तो ऐसे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अब आप इसमें देखिए, अबॉलिश वर्ब आ रहा है, प्रिवेलिंग आ रहा है, लेकिन अबॉलिश और प्रिवेलिंग के आगे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिससे हमें पता चले कि कोई और टेंस भी जुड़ा हुआ है। बस ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद जिन सेंटेंसेस में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज आती हैं, उनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे ये देखिए, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज तीनों को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं, यानी ये अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होती है। पहले हम देखते हैं कि वो सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज़ होती है। वाई ही डिफेम्स गुड पीपल, की, जब नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह यूज़ होती है तो उसका पहला वर्ड होता है की, और जो नाउन क्लॉज है वो कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती है। सो वाई ही डिफेम्स, कि वह क्यों अच्छे लोगों की बुराई करता है, बदनामी करता है, ये बात कन्फ्यूज़ मी, मुझे कन्फ्यूज़ करती है। अब क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पीपल नहीं है, ये पूरी बात है, तो बात के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो कन्फ्यूज़ मी ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसका सब्जेक्ट इट ब्रैकेट में लिखा जाएगा यदि हमें पेपर में लिखना हो कि प्रिंसिपल क्लॉज अलग से लिखे तो। अदरवाइज इस सेंटेंस में कन्फ्यूज़ मी प्रिंसिपल क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है जो कि हमारा सब्जेक्ट है। नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होती है, यानी वर्ब के बाद। जैसे ये देखिए, द टीचर अंडरस्टूड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, टीचर समझ गया क्या। नाउन क्लॉज हमेशा क्या का जवाब होती है, और जो एडवर्ब क्लॉज होती है, क्रिया विशेषण, वो प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के बारे में बताती है कि ये काम कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। लेकिन नाउन क्लॉज बताती है कि समझ गए क्या। नाउन क्लॉज केवल क्या का जवाब देती है। सो वाई द नॉइज हैड अबेटेड, अबेट होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे घटकर कम हो जाना। तो टीचर समझ गया कि शोर क्यों घट गया था। अब यहाँ पर ये नाउन क्लॉज है, ये क्या का जवाब है, और ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रही है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है। क्यों? क्योंकि यदि हम नाउन क्लॉज को अलग कर दें तो वो अपना मीनिंग पूरा नहीं दे सकती जब तक उसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज ना लगे। जबकि इस सेंटेंस में क्या है, केवल एक सब्जेक्ट और वर्ब है, दोबारा सब्जेक्ट आया ही नहीं, तो इसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। भले ही ये कितना लंबा हो, इसमें कितने ही वर्ब्स यूज़ हो जाएं, लेकिन आपको सब्जेक्ट केवल एक ही दिखाई देगा। उसके बाद आता है नाउन क्लॉज आफ्टर प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के फ़ौरन बाद जो क्लॉज शुरू होती है उसको भी नाउन क्लॉज बोलते हैं। जैसे वी आर फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आती है। हम शौकीन हैं किस चीज़ के, व्हाट वी डू, जो हम करते हैं, तो ये नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज बेसिकली तीन तरह से यूज़ होती है, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह और प्रपोजिशन के बाद, जैसे ये है। उसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज कैसे यूज़ होती है? जैसे नाउन क्लॉज खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में शुरू होती है, यानी वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहती है, वो खुद सब्जेक्ट नहीं होती। जैसे अब देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया द बुक, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ नाउन क्लॉज में अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये खुद ही सब्जेक्ट है पूरी बात। हमारा सब्जेक्ट आया द बुक, बुक के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, लेकिन वर्ब से पहले बीच में एडजेक्टिव क्लॉज आ गई क्योंकि उसने सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना है। कौन सी बुक, विच यू आर रीडिंग। अब इसमें हम विच को नहीं भी लिखें तो चलेगा क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट है यू। सो यू आर रीडिंग, हम ऐसे भी लिख सकते हैं द बुक यू आर रीडिंग, यानी जो किताब तुम पढ़ रहे हो। अब इसका बाकी हिस्सा, ग्लोरीफाइज द पास्ट, वो महिमा गाती है, गुणगान करती है किसका, पास्ट का। तो ये हमारा मेन सेंटेंस है, द बुक ग्लोरीफाइज द पास्ट। अब आप देखो, अगर हम सिर्फ इतना लिख दें द बुक ग्लोरीफाइज द पास्ट, यानी किताब जो है वो पास्ट की महिमा गाती है, तो ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। जो तुम पढ़ रहे हो, अब अगर हम इतनी सी बात लिख दें अलग से, जो तुम पढ़ रहे हो, तो ये अधूरी सी बात है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
इस सेंटेंस को भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं क्योंकि इसमें दो क्लॉजेज हैं जिसमें एक क्लॉज अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैंने आपको बताया था कि नाउन क्लॉज वाले सेंटेंसेस भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, एडजेक्टिव वाले भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। ही डिड नॉट, अब अगर एडजेक्टिव क्लॉज ऑब्जेक्ट के बाद आएगी तो हमारा मेन सेंटेंस तो सीधा सीधा ही आएगा, ब्रेक कहीं भी नहीं होगा। ही डिड नॉट शॉर्टन द आंसर, उसने छोटा नहीं किया वो जवाब। कौन सा जवाब? विच वॉज इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट था उसको तो उसने किया ही नहीं। तो ये भी एडजेक्टिव क्लॉज है, ये इसके बारे में बता रहा है। तो एडजेक्टिव क्लॉज ऑब्जेक्ट भी होती है। बाकी एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में आप डिटेल में जो वीडियो मैंने बनाई है पिछली, उनमें देख सकते हैं। उसके बाद है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या करता है? जो प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्या? कि ये क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। जैसे अब आप देखो, दे स्टडीड। अब अगर हम दे स्टडीड के बाद ये बताएं कि उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा, तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। हम बता रहे हैं कि उन्होंने कब पढ़ा, व्हेन देयर वॉज लाइट, जब रोशनी थी। हम ये नहीं बता रहे उन्होंने क्या पढ़ा, हम बता रहे हैं ये कब पढ़ा, तो ये एडवर्ब क्लॉज है, व्हेन देयर वॉज लाइट। कहाँ पढ़ा? वेयर देयर वॉज पीस, जहाँ शांति थी, ये भी एडवर्ब क्लॉज है। क्यों पढ़ा? बिकॉज दे हैड एग्ज़ाम्स, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स थे, ये भी एडवर्ब क्लॉज है। कैसे पढ़ा? एज दे शुड हैव, जैसे उनको पढ़ना चाहिए था। जब हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंटेंस खत्म हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर भी वही वर्ब छुपा हुआ है जो स्टार्टिंग वाले पार्ट में है। तो यहाँ पर स्टडीड को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, ये भी एडवर्ब क्लॉज है। सो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज वाले सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं क्योंकि उसमें क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। मदर प्रिपेयर्स फूड, माँ खाना बनाती है, एंड द चिल्ड्रन सर्व इट, और बच्चे उसे परोसते हैं। इसमें ये दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट हैं, मतलब कोई भी क्लॉज दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अगर हम सिर्फ इतना सेंटेंस लिख दें कि मदर प्रिपेयर्स फूड फुल स्टॉप, तो ये अपने आप में पूरा है। और अगर हम सिर्फ इतना लिख दें द चिल्ड्रन सर्व इट या सर्व द फूड, तो ये भी अपने आप में पूरा है। लेकिन क्योंकि इस क्लॉज के आगे एंड लग गया तो ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी। कोऑर्डिनेट का मतलब है ये अपने मीनिंग के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बस सिर्फ एंड लगने के कारण इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई। इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। कंपाउंड मतलब जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट है अपने मीनिंग के लिए। एक क्लॉज की वैल्यू सिर्फ थोड़ी सी डाउन इसलिए होगी क्योंकि उसके आगे कंजंक्शन आ गया, लेकिन वो अपने मीनिंग के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस होता है, बाकी सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। तो आज हमने क्लॉजेस ख़त्म कर लिए और हमने ये भी सीख लिया कि सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा होता है और कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।